हेलो हमारे प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमीन ग्रुप और प्रोटीन के बारे में। जो एमिनो एसिड है उसके बारे में और जो प्रोटीन है उसके बारे में एक मैराथन सेशन के रूप में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम लोगों को पढ़ना है एमिनो एसिड। ठीक है, तो एमिनो एसिड क्या होता है? ये बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये जो होता है बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इनमें दो फंक्शनल ग्रुप लगते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म में जो होता है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप लगते हैं। एक तो होता है एमीन ग्रुप होता है, जिसे हम लोग एमीन ग्रुप कहते हैं, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और ऑर्गेनिक क्यों है? तो ये कार्बन के माध्यम से दोनों ज्वाइंट रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये एमिनो एसिड जो है, ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो क्या होता है? जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे ये कार्बन है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग दिया, ये एमीन ग्रुप लग दिया जाए। ठीक है, और ये एल्किल ग्रुप आर है और ये एच है। ठीक है, तो ये जनरल एक फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है आपका, कि इनमें ये दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, जो एक एमीन है और एक कार्बोक्सिलिक है, और ये एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इनको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक इनका है, इनको डिवाइड करने का सिस्टम है कि पहला तो ये कि एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनकी संख्या के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में के आधार पर हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो ये तीन तरीके से डिवाइड हो जाता है, तीन पार्ट में। एक होता है एसिडिक, और एक होता है बेस, और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिक कब होता है? कि जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है तो हम, और एक एमीन ग्रुप लगा रहता है, तो उसे हम कहते हैं वो एसिडिक फॉर्म में है। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए कि दो एमीन ग्रुप लग जाए, NH2 ग्रुप, ठीक है, और एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है, तो इसे कहते हैं वो बेसिक है। और दूसरा न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कब होता है? जब इनकी संख्या एक हो, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहे और एक जो है एमीन ग्रुप लगा रहता है, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, मतलब ये एक तो इनके नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पर है। ठीक है, एसिडिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है, न्यूट्रल फॉर्म होता है। एसिडिक कब होता है? कि जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्यों? अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या दो होने पर एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये जो है एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, जब ये एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए रखता है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर होता है। ये जो है प्रोटॉन डोनर का काम करता है, जबकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर होता है। और यहाँ पर जो है ये जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये क्या कैसा काम करेगा? बेसिक काम करेगा। और यहाँ पर दोनों की संख्या इक्वल है, मतलब ये एसिडिक फॉर्म में है और ये बेसिक फॉर्म में है, तो दोनों की संख्या इक्वल होने की वजह से ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और दूसरा इनका तरीका होता है डिवाइड करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि इनके पोजीशन के आधार पर, ठीक है, on the basis of position of functional group, on the basis of position of functional group, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। तो इनको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक होता है अल्फा एमिनो एसिड, और दूसरा होता है बीटा एमिनो एसिड, और तीसरा होता है गामा एमिनो एसिड, और चौथा होता है डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा
एमिनो एसिड। ठीक है, तो अल्फा एमिनो एसिड और बीटा एमिनो एसिड, गामा डेल्टा ऐसा किस तरीके से हैं। तो अल्फा एमिनो एसिड तब हम कहते हैं जब ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से ज्वाइंट रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये अल्फा एमिनो एसिड है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये देख सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर अगर लगा हुआ, जैसे आप देख सकते हो कि एक ही कार्बन पर अगर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये अल्फा एमिनो एसिड है। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बोथ फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, तो एडजेसेंट कार्बन एटम पर जब ये ज्वाइंट रहता है वो दोनों फंक्शनल ग्रुप, तो उसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसका अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका R, और ये एक ही कार्बन है। ठीक है, ये H है, ये COOH, और ये हो जाएगा NH2। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक ही कार्बन पर दोनों अगर ज्वाइंट हुआ हो तो हम कहते हैं कि ये एडजेसेंट पर ज्वाइंट है, अर्थात ये अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये जो R होता है एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप होता है, ये निर्भर करता है मतलब कि इनके आधार पर भी इसको हम लोग आगे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगला जो है आपका बीटा एमिनो एसिड। बीटा एमिनो एसिड में क्या होता है कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन के द्वारा सेपरेट कर दिए जाए, अगर कार्बन के द्वारा सेपरेट कर दिया जाए तो इसे हम लोग बीटा एमिनो एसिड में नाम लेते हैं। अब कार्बन के द्वारा कैसे सेपरेट करने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर है और ये है एक तो कार्बन COOH, और ये जो है आपका एल्किल ग्रुप भी चाहिए हमको, ये हो जाएगा N, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2। ठीक है, मतलब ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर है NH2 जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका बीटा एमिनो एसिड, मतलब एक ही कार्बन एटम के द्वारा ये क्या हुए हों, सेपरेट किए गए हों। ठीक है, एक ही कार्बन और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है गामा एमिनो एसिड। गामा एमिनो एसिड में क्या है कि दो कार्बन एटम के द्वारा अगर सेपरेट किए जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2, और ये हो जाएगा COOH। ठीक है, तो इनके द्वारा सेपरेट करने से ये गामा एमिनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है डेल्टा एमिनो एसिड। तो डेल्टा एमिनो एसिड में क्या होता है कि रहता तो यही गामा वाला ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है, इनके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है इस पर एल्किल ग्रुप लग जाता है, तो इसके वजह से ये डेल्टा एमिनो एसिड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड और डेल्टा एमिनो एसिड। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है कि अल्फा एमिनो एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये सेम कार्बन पर लग जाते हैं, तो इनको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड। अब अल्फा इसलिए नाम है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो इसलिए इसको अल्फा एमिनो एसिड, या ये जो है ये बीटा कार्बन पर दोनों लगते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बीटा एमिनो एसिड है। और ये जो है गामा, इसलिए मतलब कि दो कार्बन के द्वारा सेपरेट होते हैं, ये एक कार्बन के द्वारा सेपरेट होता है बीटा हो जाएगा, दो से होगा तो गामा हो जाएगा। और दो से सेपरेट होने के बावजूद भी जो फंक्शनल जो एल्किल ग्रुप हैं वो एमिनो ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर जब लग जाता है तो इसे हम डेल्टा एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि एमिनो एसिड का सेपरेशन दो आधार पर था, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और एक पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इनके आधार पर जो है हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड के टाइप, जो अल्फा एमिनो एसिड हैं इनके टाइप देखेंगे, तो इनको फर्दर सेपरेट किया, क्योंकि अब इसको इसलिए क्योंकि जो अल्फा एमिनो एसिड है, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में हम लोग सकते हैं, क्योंकि ये नेचर में भी फाइंड किए जाते हैं, और दूसरा इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, एज अ प्रोटीन फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे अब इनका सेपरेशन क्या है। तो इनमें जो अल्फा एमिनो एसिड है, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड को जो सेपरेट किया गया है उसका जो एल्किल ग्रुप R है उनके आधार बेसिस पे किया गया है। तो ध्यान देंगे कि जो अल्फा एमिनो एसिड है, ठीक है, इनको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं 4 पार्ट में। ठीक है, तो 4 पार्ट में जो फर्स्ट वाला हो जाएगा, अब किस आधार पर हम लोग सेपरेट करते हैं, तो जो इनका एल्किल ग्रुप R है इनके
मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इनके लेंथ के आधार पर अर्थात इनके साइज़ के आधार पर ये निर्भर करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इनके साइज़ के आधार पर, इनकी पोलैरिटी के आधार पर भी निर्भर करेगा कि ये कैसे पोलैरिटी रखते हैं, मतलब इनका पोल कैसा है, ये पोलर है, नॉन पोलर है, एसिडिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, जैसा भी होगा इनके आधार पर हम लोग अल्फा अमीनो एसिड को 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो होता है कि एमिनो एसिड, पहला जो है एमिनो एसिड विद नॉन पोलर, ठीक है, साइड चेन, ठीक है। अब नॉन पोलर साइड चेन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये एल्किल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है इनका, तो इनमें जो है आर जो होगा वो नॉन पोलर होगा। अब ये नॉन पोलर कैसे होगा, तो नॉन पोलर जब होगा मतलब कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन केवल 2 ही एटम इनके अंदर अवेलेबल होंगे तो ये नॉन पोलर फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब इनके आधार पर इनको 7 प्रकार से डिवाइड किया गया है, टोटल 7 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इनमें 3 जो होता है नॉन एसेंशियल होता है और जबकि 4 जो होता है एसेंशियल होता है, ठीक है, किया गया। तो एमिनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन जो है टोटल 7 प्रकार का है, 3 नॉन एसेंशियल है और 4 एसेंशियल, ठीक है। अब इनके टोटली नाम और स्ट्रक्चर के बारे में और इनके अगले वाले जो आएंगे भी उनको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। अगर उसको देखना चाहेंगे तो उस लेक्चर में आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। और इनके बाद जो आता है इसका सेकेंड जो होता है एमिनो एसिड विद पोलर साइड चेन, बट न्यूट्रल, ठीक है। पोलर साइड चेन का मतलब क्या हो, जो एल्किल ग्रुप आ रहा है वो पोलैरिटी फॉर्म रखेगा। मतलब क्या है कि अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दें हम, तो यहाँ पर जो है ये पोलर फॉर्म जनरेट करेगा, ये जो होगा पोलर फॉर्म जनरेट करेगा। अब पोलर फॉर्म कैसे जनरेट करेगा कि इनमें या तो सल्फर आ जाए और नाइट्रोजन आ जाए, आयोडीन मतलब कि आयरन आ जाए, ये सब जितने भी अगर इसमें लग रहे हैं, ठीक है, मतलब पोलैरिटी जनरेट करने वाले लग रहे हैं, ठीक है, या फिर एल्कोहलिक ग्रुप आ जाए, ये सब भी आएंगे तो जिनकी वजह से एसिडिक फॉर्म होगा, ठीक है। जो पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म होने के बावजूद भी ये न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों अवेलेबल हैं, मतलब एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म दोनों अवेलेबल होते हैं, तो इनकी वजह से न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर एसिड और बेसिक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर जो हमारे पास है ये क्या होता है कि ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके बाद अगला हमारा तीसरा आता है कि एमिनो एसिड विद एसिडिक फॉर्म, विद एमिनो एसिड विद एसिड, ठीक है। और तो एमिनो एसिड जो होता है इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, ठीक है। एसिडिक फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाते हैं, ठीक है, तो एसिडिक फॉर्म में होता है। ये जो होता है टोटल 2 प्रकार के, यहाँ भी देख लेंगे, इसको थोड़ा सा भूल गए हैं कि इनमें जो है ये जो होता है टोटल आपका 8 प्रकार से होता है। ये जो है टोटल 8 प्रकार का होता है। इनमें जो है 5 जो होता है नॉन एसेंशियल होता है और जबकि 3 जो है एसेंशियल फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो होता है 2 प्रकार का होता है और ये दोनों के दोनों, ठीक है, नॉन एसेंशियल होते हैं। ये जो हैं नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला जो आता है आपका एमिनो एसिड विद बेस, एमिनो एसिड विद बेस। तो जो एमिनो एसिड विद बेस हैं ये भी टोटल 3 प्रकार का होता है और तीनों के तीनों जो हैं वो एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो टोटली ये जो एमिनो एसिड जो होता है इनको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं कि इनको नंबर के आधार पर, एक इनके पोजीशन के आधार पर, ठीक है। और दूसरा ये जो इनका डिवाइडेशन कंडीशन आ जाती है कि आप इसको काउंट कर सकते हो, तो ये 7 8 7 15 15 2 17 और 17 3 20, मतलब ये टोटली जो फाइनली बन के आता है ये फाइनली 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के आधार पे इनके 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो 10 जो होता है वो एसेंशियल होता है और 10 जो होता है नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम होते हैं। अब इनको आप डिटेल से पढ़ने के लिए आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, इनको हमने डिटेल से पढ़ा रखा है, इनका स्ट्रक्चर के साथ साथ, इनका नाम के साथ साथ सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एमिनो एसिड के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं और ज्योमेट्री आयन के बारे में।
एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, वो रखता है स्टीरियो आइसोमर्स की वजह से। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्यों हो जाता है, तो ये जो होता है ऑप्टिकली एक्टिविटी होता है, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरा होता है असिमेट्रिक स्ट्रक्चर रखने की वजह से ये जो होता है चलिए ध्यान देंगे एमिनो एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है दो टाइप्स, ठीक है। मतलब कि अब क्यों होता है, तो क्योंकि ये जो एमिनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और दूसरा होता है ये असिमेट्रिक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। और इनमें क्या है कि इन दोनों के वजह से ये स्टीरियो आइसोमर फॉर्म करता है, ठीक है, फॉर्म करता है स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर फॉर्म करता है। जब ये स्टीरियो आइसोमर फॉर्म करता है तो दो प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन रखता है, एक डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जितने भी एमिनो एसिड नेचर में पाए जाते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, और जो शुगर होते हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, ठीक है। मतलब कि नेचर में पाए जाने वाले, ठीक है, नेचर में पाए जाने वाले जो होते हैं, ठीक है, नेचर ऑकरिंग है, नेचर ऑकरिंग, नेचर ऑकरिंग जो है वो एल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और जो शुगर होते हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ठीक है। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार से रखते हैं। और इनके बाद जो है, इनके बाद आता है इनका ज्यूटर आयन फॉर्म, ठीक है। तो ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन फॉर्म क्या होता है, तो ज्यूटर आयन हम लोग तब कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ज्यूटर आयन तब नाम देते हैं जब वो दो अपोजिट चार्ज रखता है, और दोनों अपोजिट चार्ज रखने के बावजूद भी वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो ज्यूटर आयन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब एमिनो एसिड ऐसा इसलिए बनाता है क्योंकि आप उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान दो तो उसमें दो कंडीशन आती हैं, एक तो एसिडिक फॉर्म रखता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और एक जो होता है बेसिक फॉर्म रखता है जिसमें एमिन ग्रुप लगा था। इसकी वजह से क्या है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, और ओवरऑल देखा जाए तो वो न्यूट्रल है। जब दोनों को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करता है कि जब दोनों को डिज़ोल्व करते हैं, या फिर मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में जिनकी पीएच वैल्यू इधर उधर होती है, इधर उधर का मतलब क्या, या तो एसिडिक फॉर्म रखे या बेसिक फॉर्म रखें, तो वो क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करता है तो न्यूट्रल भी बनता है, और एसिडिक फॉर्म भी बना सकता है, बेसिक फॉर्म भी बना सकता है। वो निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का मतलब सॉल्यूशन हम ले रखें, ठीक है। तो ज्यूटर आयन क्या होता है, ज्यूटर आयन आप उम्मीद समझ में आ गई होगी कि ज्यूटर आयन क्या है, कि हम लोग कोई भी कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है, पॉजिटिव भी रखता है, निगेटिव भी रखता है, और ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसे हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं। तो इसमें एमिनो एसिड में कैसे ज्यूटर आयन है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अगर ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये क्या है, एमिनो ग्रुप, ठीक है। तो इनका जब प्रोटॉन रिलीज होता है, ठीक है, तो जब प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो ये बनाएगा कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा H, और ये प्रोटॉन, अगर ये चूँकि ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, तो प्रोटॉन डोनर होने की वजह से ये प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं तो ये इनसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा COO-, और ये बन जाएगा आपको क्या, NH3+, ठीक है। अब इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं कि ये जो एमिनो एसिड है वो ज्यूटर आयन फॉर्म कर रखा है, ठीक है। जैसे ही ये ज्यूटर आयन फॉर्म करेगा तो ज्यूटर आयन फॉर्म करने की वजह से इनमें कुछ कंडीशन है देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये चूँकि अब ये तो पोलर फॉर्म में हो गया है। जैसे ही ये पोलर फॉर्म में हुआ है तो हम लोग एसिड में डिजॉल्व करें तो भी कुछ घटना देखने को मिलेगी, बेस में डिजॉल्व करें तब भी कुछ घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अवेलेबल होने की वजह से ये ऐसा फॉर्म जनरेट करते हैं, ठीक है।
अब इनमें अगर हम लोग ये पोलर फॉर्म में हो गया तो इनको हम लोग किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब यह है कि अगर हम मान लीजिए कि एसिड में इसको डिजॉल्व करें, ठीक है, तो एसिड में डिजॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जिनकी पीएच वैल्यू जो है, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो है कम होगी तो एसिडिक फॉर्म होगा। जब एसिडिक फॉर्म होता है तो एसिड क्या करता है, अपना प्रोटॉन देता है। जब ये प्रोटॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि COOH, और मतलब प्रोटॉन ये है आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, NH3+, ठीक है। अब ये जैसे ही इस फॉर्म में आया है, ठीक है, हमने इनको एसिड में डिजॉल्व किया तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं हुआ है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा अब एसिडिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही जो पहले बेस का काम कर रहा था, अब ये टोटल किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा, ठीक है। अगर इसी में मान लीजिए हमने बेस मिला दिए, ठीक है, तो बेस मिलाएंगे मतलब क्या, पीएच वैल्यू जो है इनकी अधिक होगी। जब पीएच वैल्यू अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका कि ये तो COO- रह जाएगा और ये हो जाएगा NH2, ठीक है। जब ऐसा होगा तो अब ये क्या है, ये माइनस का चार्ज होगा। तो ये पहले बेस का काम कर रहा था इसमें, सॉरी एसिड का काम कर रहा था, लेकिन अब इसमें कैसा काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो ये पीएच वैल्यू मतलब क्या है कि जैसे हमने मतलब पीएच वैल्यू जिनकी अधिक है वो बेस है, और बेस को हमने बेस में डिजॉल्व किया तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि हम इसको अगर डिजॉल्व कर रहे हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन में कि ये जो है मतलब कि या तो कह लो कि ये दोनों का दोनों न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों में से कुछ चेंज ही ना देखने को मिले, ठीक है। तो जब दोनों में कुछ चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा तो ये कुछ ऐसा फॉर्म कर लेगा कि ये हो जाएगा आपका क्या, COO- और ये हो जाएगा NH3+, ठीक है। तो ये न्यूट्रल फॉर्म में ही रह जाएगा। न्यूट्रल फॉर्म का मतलब क्या है कि हमने इसको डिजॉल्व तो कर दिया, लेकिन इसमें कुछ खासा चेंज देखने को हम लोग को नहीं मिला है। जब कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता है तो इसके वजह से अब वो क्या करता है कि इनमें ना एसिडिक फॉर्म जनरेट कर सकता है, ना बेसिक फॉर्म जनरेट कर सकता है। जब ना एसिडिक फॉर्म जनरेट करता है ना ही बेसिक फॉर्म जनरेट करता है तो उसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि वो एक ऐसा उसको पॉइंट मिल जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं जिस सॉल्यूशन में हम लोग इसको डिजॉल्व किए, ठीक है, तो उनकी मतलब उसकी कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होगी। अब जिस सॉल्यूशन में इसको हम डिजॉल्व किए थे उसकी पीएच वैल्यू ही जो है उसी को हम कहेंगे कि वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का काम करेगा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ही समान इलेक्ट्रिक पॉइंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू, ठीक है, जिस पर ऐसा काम हो रहा है उसे हम कहते हैं कि वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका कुछ कंडीशनें हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इनको भाई हमने तो डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन रिलीज किया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप इसमें पोलैरिटी जनरेट होगी, ठीक है। जब ये पोलैरिटी जनरेट हुई है तो इनमें फिर कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती है कि अगर मान लीजिए कि हम इसको क्या कर दें, किसी इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें। इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम इनको ऐसे जो जिस उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें जिसमें दो पोल हो, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोड और कैथोड, ठीक है, मतलब एनोड और कैथोड दो पोल हो, ठीक है, तो इनमें इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब चूंकि इस पर क्या है, पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है, तो ये उस पोल पर जाएगा, ठीक है, जिस पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इस पर टोटली किसका कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो मतलब ये है कि अगर उसको हम लोग उसमें डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, अब माइनस का चार्ज होने की वजह से ये प्लस वाले पोल पर जाएगा। जब ये प्लस वाले पोल पर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन का काम करेगा। लेकिन ये जो है हमारे पास इनमें क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर है, मतलब ये कि दोनों है, मतलब पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। इस हालात में जब उसको डिजॉल्व करेंगे तो ना ही वो निगेटिव पोल की तरफ जाएगा ना ही वो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर एकदम स्टेबल है, ठीक है। तो ये इनके कुछ कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड का जो ट्रायन का फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, जो अल्फा एमिनो एसिड है वही प्रोटीन होता है, लेकिन उसका बदला हुआ रूप जो है ना वो होता है। ठीक है, अब बदले हुए रूप का मतलब क्या है, जैसे अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है पॉलीमर फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड है। मतलब क्या है कि एमिनो एसिड का जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का पॉलीमर फॉर्म है। मतलब ये है कि अगर एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी नंबर जो है लगभग 100 प्लस हो, मतलब 100 से अधिक आ रही है, मतलब कि 100 से अधिक एमिनो एसिड अगर एक दूसरे के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोटीन फॉर्म है। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में भी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग्स या फिर मतलब कि जिनमें सजीवों में, ठीक है, उनके फंक्शनल जो ऑर्गेनिक फंक्शन है, ठीक है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोटीन फॉर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन हुआ, हार्मोन्स हुआ, इंसुलिन हुआ, ये सारे के सारे जो है ना ये प्रोटीन के फॉर्म होते हैं और इसमें जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो इनके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसके लिए हम लोग प्रोटीन को दूसरे रूप में कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंपाउंड है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक। ठीक है, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के लिए, ठीक है, लिविंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब क्यों है ऐसा इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि अगर आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन को ही देख लो। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन को ब्लड में एक जगह से, जैसे मान लो लंग से लेकर के स्किन के किसी पार्ट में लेकर के जाना, ठीक है, मतलब कि सेल्स के माध्यम सेल्स के पास पहुंचाना ताकि वो निश्चित रूप से फंक्शन कर सके। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे इंसुलिन हुआ, इंसुलिन का काम क्या है कि वो शुगर लेवल को कंट्रोल करें। ठीक है, तो ऐसे के सारे जो हैं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे हार्मोन्स हुआ, ठीक है, तो हार्मोन्स हैं, ये काम करता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है। केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी पर कहीं पेन हो रही है, ठीक है, किसी भी पोर्शन पर पेन होगा, लेकिन आपको फीलिंग कहाँ आएगी, माइंड की तरफ आएगी। जब माइंड में फीलिंग आएगी इसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई ऐसा मैसेंजर जरूर रहा होगा जो उसको बताया होगा। तो वही सिस्टम है कि मतलब हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, जो ठीक है हार्मोन्स होता है वो केमिकल मैसेंजर का काम करता है। इसके बाद जो आता है हीमोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के चला जाएगा स्किन या फिर कह लो सेल्स के पास। ठीक है, तो ले जाकर के वहाँ पर क्या कराएगा, फंक्शनल का काम कराएगा। दूसरा अगर अगला एग्जाम्पल लेना चाहे तो इंसुलिन ले सकते हैं, इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या है, शुगर लेवल कंट्रोल करना। ठीक है, इसका कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन काम करता है। ठीक है, इसके बाद मसल्स हैं, मसल्स में जैसे मान लीजिए कि मसल्स के अंदर एक्टिन आता है, ठीक है, मायोसिन आता है। जैसे दो आपके हैं, ठीक है, इसमें पहला एक्टिन है, ठीक है, और दूसरा मायोसिन है। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके बाद जो है आपका जैसे हेयर में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, नेल्स में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, स्किन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इसे अल्फा केरेटिन होता है। ठीक है, जैसे अल्फा केरेटिन, ठीक है, जो अल्फा केरेटिन होता है वो हेयर में भी पाया जाता है। ठीक है, और नेल्स में भी पाया जाता है, फिर स्किन में भी पाया जाता है। तो ये जो है अल्फा केरेटिन हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो आता है कोलेगन। ठीक है, तो कोलेगन जो होता है वो टेंडेंस में काम करता है। तो ये इनके वजह से इस प्रोटीन को हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इनको नेचुरल मतलब केमिकल रूप में देखा जाए तो केमिकल रूप में ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो होता है पॉलीमर फॉर्म होता है, पॉलीमर फॉर्म ऑफ
एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड का पॉलीपर फॉर्म होता है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एमिनो एसिड जो है, ठीक है, वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। इनकी संख्या जो है ग्रेटर देन 100 के आसपास, ठीक है, मतलब 100 से बड़ी, जब 100 से अधिक संख्या में एमिनो एसिड आते हैं तो वो प्रोटीन का फॉर्म जनरेट करते हैं, ठीक है। अब बात है कि भाई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है जैसे इसका स्ट्रक्चर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है, ठीक है। तो एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब कि इनको हम डिजॉल्व करते हैं, मतलब दो अल्फा एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। जब ये एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे तो इनके बीच में बॉन्ड जो बनता है उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान देंगे थोड़ा बहुत, और ये हो जाएगा NH2 या फिर R कर लो NH2। अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ये हो जाएगा आपका NH2। तो इनमें से अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए तो ये वाले जो हैं रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। जब ये रिलीज होगा तो जुड़ के आपका बनेगा क्या, NH, और ये जुड़ जाएगा आपका COCCHR, ये जगह NH2, ठीक है। तो ये जो आपका बॉन्ड बना है ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं, यही जो है इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड, अब इनकी ही संख्या के आधार पर कह लो या फिर इनकी संख्या के आधार पर कह लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनके ही आधार पर इनको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे थोड़ा बहुत और कि अब इनको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, इनके आधार पर हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है ओलिगो, ठीक है। दूसरा होता है पॉली, तीसरा होता है प्रोटीन, ठीक है। तो ओलिगो कब कहते हैं, जब अल्फा एमिनो एसिड की संख्या, ठीक है, वो 2 से 9 के आसपास, मतलब 2 और 9 के बीच में रहती है, तो ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और जब इनमें इनकी संख्या अगर 10 से 100 के बीच में आ जाती है, एमिनो एसिड की संख्या अगर 10 से 100 के बीच में आती है तो इसे हम पॉलीपेप्टाइड नाम देते हैं, ठीक है। और यही जो है इनकी संख्या अगर 100 से अधिक हो जाती है, ठीक है, तो हम इसको प्रोटीन नाम देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि इनका कंपोजिशन क्या होता है। इनके कंपोजिशन मतलब इनके बीच में पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन होते हैं। तो इनमें पार्टिसिपेट करने वाला कार्बन है, ठीक है, जो लगभग 53% या इससे अधिक का पार्टिसिपेशन करता है। ऑक्सीजन जो है 23 या इससे अधिक का पार्टिसिपेशन करता है। और नाइट्रोजन है, फिर कौन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। तो नाइट्रोजन जो है लगभग 16% या इससे अधिक का काम करता है। ये जो होता है हाइड्रोजन जो होता है ये 7%, 6 से 7% के आसपास इसे काम करता है। और ये जो होता है 1% के आसपास, इससे अधिक होता है, ठीक है। तो ये इनका मतलब कंपोजिशन होता है प्रोटीन्स का। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के बारे में। हम लोग को पता चल चुका है कि प्रोटीन जो है अल्फ़ा एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे इनमें कंपोजिशन किसका किसका होता है। कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और सल्फ़र होता है, आयरन होता है। ये सब के सब इसके कंपोजिशन होते हैं। कार्बन जो है 53% या इससे ऊपर होता है, ऑक्सीजन 23% या इससे ऊपर होता है, नाइट्रोजन जो है 16% या इससे ऊपर होता है, हाइड्रोजन 6 से 7% के आसपास है, ये 1% या इससे ऊपर होता है। और ये जो होता है
ये इनके ही रेंज में आता रहता है, ठीक है, मतलब 1% या फिर इसी के अबाउट में, मतलब ये रहता है। ये निर्भर करता है कि वो किस में है, ठीक है। तो ये प्रोटीन के कुछ कंपोजिशन होते हैं। अब ये जो प्रोटीन के कुछ इनके स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर जो हैं 4 प्रकार से होते हैं, जिनको हम लोग बेसिक रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टररी। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इनका स्ट्रक्चर 4 प्रकार से हैं। पहला है प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या होता है कि अल्फा एमिनो एसिड एक दूसरे से बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मल फार्मूला होता है कि RCCOOH, ये H और ये NH2, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो एमीन ग्रुप, ये जो एमीन ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर एक ही में बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ें और वो लिनियरली, मतलब स्ट्रेट फॉर्म में रहें, ठीक है, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग एक दूसरे से ज्वाइंट करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा NHCOO ऐसे, और लास्ट में COOH मिलेगा आपको, और इधर हो जाएगा ऐसे कर लो NH2, ठीक है। तो ये जो है आपका एमीन ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में रहता है और ये राइट साइड में रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियरली है, मतलब इनका जो बॉन्ड को बैलेंस कर लेंगे तो अपने ऊपर निर्भर है, इसको ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो ये जो है इनका लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर होने में जो लेफ्ट साइड में होता है जो एमीन ग्रुप का टर्मिनल, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टर्मिनल, तो इसे हम लोग कहते हैं C टर्मिनल एंड, ठीक है। और ये जो होता है N टर्मिनल एंड होता है, ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रेट फॉर्म में होता है, इनका N टर्मिनल पर एमीन ग्रुप होता है और C टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये जो होता है लेफ्ट साइड में एमीन ग्रुप लगा होता है, जबकि और राइट साइड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनमें जो है सबसे पहला एग्जाम्पल एमीन का, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का जो दिया गया था, वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने इंसुलिन है उनका दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना होगा तो लिखेंगे कैसे, कि इनके बारे में जैसे लिखेंगे, पहला ये है कि जो इनका ये होता है कि एमिनो एसिड एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो ये लॉन्ग चेन फॉर्म जनरेट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। इनमें 2 टर्मिनल होता है, ठीक है, एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है। N टर्मिनल में एमीन ग्रुप आता है और C टर्मिनल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। तो ये इनके बारे में डिटेल लिखेंगे, ठीक है। इन सबसे फर्स्ट जो है इंसुलिन का स्ट्रक्चर बना था, जो फ्रेडरिक सेंगर ने बनाया था, ठीक है, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एमीन ग्रुप ही इसमें एक दूसरे से जुड़े होंगे, लेकिन इनका अरेंजमेंट कुछ डिफिनेट वे में होगा। तो जब डिफिनेट वे में अरेंजमेंट होता है तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसमें एमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीजन जो है, ठीक है। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन वाला है, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाता है। हेलिकल का मतलब जैसे स्प्रिंग है ना, ठीक है, तो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो ऐसे फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं, तो इसे हम लोग हेलिकल फॉर्म कहते हैं।
तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो हेलिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इनमें। तो ध्यान देंगे इनमें अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट होता है? तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का अरेंजमेंट के द्वारा। ठीक है, जब इनके अरेंजमेंट के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वो उसको ऐसे एज्यूम कर लिया जाता है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनता है। और ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इनका स्ट्रक्चर जो है हेलिकल हो जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा इनकी सिचुएशन में दो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक इनके मैनर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, मैनर, और एक जो होता है वो देता है इनके नेचर के। ठीक है, तो मैनर और नेचर एक्चुअली में है क्या कि जब सेकेंडरी बनता है ना, तो सेकेंडरी जब बनता है तो इसमें जो एल्किल ग्रुप आर होता है, ठीक है, उनके लॉन्ग जितना लॉन्ग होगा या जितना शॉर्ट होगा उनके नेचर के आधार पर ये चीज़ें निर्धारित होती हैं। ठीक है, मतलब उनकी लेंथ के आधार पर इनके मैनर, मतलब कि ये दो तरीके से बताता है कि इनका मैनर क्या होगा, ठीक है, और इनका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो इनका मैनर जो होता है वो फोल्डेड होता है। ठीक है, फोल्डेड बेंट, और जो नेचर होता है वो स्टेबल होता है। फोल्डेड बेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे समझ सकते हो कि प्लेन पेपर के जैसा। ठीक है, अगर इसको हम बना के दिखाएं तो अब ध्यान देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इसका वो कुछ ऐसा फोल्डेड के टाइप का होता है। ठीक है, तो फोल्डेड का टाइप का कैसे हो जाता है? तो पहले चीज़ ये है कि इनमें जो एमिनो एसिड है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब एक डिफिनिट अरेंजमेंट। तो डिफिनिट अरेंजमेंट होता है किसका? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का। जब ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का डिफिनिट अरेंजमेंट होता है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये ऐसे एज्यूम में हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन को एज्यूम किया जाता है तो इनका स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाता है। तो इनसे दो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती हैं। इनके दो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है? एक तो इनके मैनर के बारे में बताता है और एक जो है इनके नेचर के बारे में बताता है। तो जो मैनर होता है वो मैनर क्या बताता है इनका कि ये फोल्डेड और बेंट होते हैं। ठीक है, फोल्डेड और बेंट होता है। और इनका नेचर क्या बताता है कि ये स्टेबल स्टेट होता है। तो ये इनके कुछ सिस्टम होते हैं। ठीक है, और इनमें जो एल्किल ग्रुप लगता है, एल्किल ग्रुप की साइज पर निर्भर करता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जैसे जैसे इनकी एल्किल ग्रुप की जो साइज है वो बदलती है, ठीक है, तो वो दो कंडीशन में निर्धारित हो जाता है। मतलब कि ये इनका स्ट्रक्चर भी दो तरीके से बनता है, एक अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और एक होता है बीटा प्लीटेड सीट। ठीक है, तो ये किन के आधार पर इनके दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये इनका टाइप है, मतलब दो टाइप के स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। तो ये किन के आधार पर? तो ये निर्भर करता है कि साइज ऑफ आर,
ठीक है। मतलब आर क्या है, आर एल्किल ग्रुप के साइज पर निर्भर करता है, जिनसे वजह से इनका दो तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि जैसे स्प्रिंग की स्ट्रक्चर होती है वैसा अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये होता है पहला स्ट्रक्चर है इनका, ये जो है अल्फा हेलिक्स का। अल्फा हेलिक्स में इनका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा देखने को मिलता है, स्प्रिंग के जैसा। ठीक है। तो ये जो होता है राइट हैंडेड स्क्रू के जैसा। ठीक है। तो इसको अल्फा हेलिक्स को 3.613 हेलिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब 3.630 हेलिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक लूप में 3.6 एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड होता है, जबकि एक ही लूप में 13 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है 3.613 हेलिक्स। ठीक है। तो ये जो होता है इनके बीच ये ज्वाइंट होने के पीछे क्या होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होता है। जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक लूप में 13 हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होता है और इसी के वजह से ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये सिस्टमेटिक अवेलेबल होता है। ठीक है। जैसे इनका देखना चाहेंगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा आपको। इनमें ये N है, C है, N है। तो इनमें होता क्या है, डबल बॉन्ड OH है। ठीक है। डबल बॉन्ड OH NH, फिर ये होता है HC, डबल बॉन्ड O, ऐसे करके। तो इस तरीके का ये जो है एक दूसरे से ज्वाइंट फॉर्म में होते हैं। C है, N है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म में जनरेट रहता है। तो ये हो जाएगा इनका NH। तो ये इस तरीके से ये ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है। तो ये होता है अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है। अल्फा हेलिक्स में यही होता है। दूसरा आता है इनका बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है। तो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, जैसे एक ओपन पेज है, ठीक है, तो पेज के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो अल्टरनेट वे में आता रहता है। ठीक है। तो ध्यान देंगे कैसे हैं। इसके बाद आता है जो स्ट्रक्चर होता है वो एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ना और जिग जैग फॉर्म में। ठीक है। जिग जैग फॉर्म में जुड़ने की वजह से एज अ ओपन स्ट्रक्चर बनाता है, एज अ प्लेन के रूप में। ठीक है। तो कैसा होता है, तो ध्यान देंगे C और ये अगले टर्म में N आएगा। ठीक है। फिर ये हो जाएगा C या फिर CN, फिर ये आगे टर्म बढ़ेगा। ठीक है। तो ये ऐसे जुड़े होते हैं, ये यहीं तक रहने दो। ठीक है। तो हो जाएगा HR, फिर ये जो है HRO, फिर ये हो जाएगा HRO। ठीक है। और यहाँ से जो है
OH HRO फिर ये H, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर होता है और इनमें जो ये जितने भी होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते रहते हैं। तो ये होता है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन फिर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, अल्टरनेट वे में देख सकते हो कि R जो है अल्टरनेट वे में आएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के बाद फिर अगले ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर R आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है एमिनो एसिड का बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। इनमें क्या है, इनका जो एग्जाम्पल है सिल्क प्रोटीन है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देंगे, अब है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टर्शियरी और क्वार्टररी, ठीक है। इसके बाद है टर्शियरी। टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो है एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप रखता है, मतलब इनका जो पैटर्न होता है डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है 3D में स्ट्रक्चर बनाता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से 3D फॉर्म में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फाइब्रस फॉर्म होता है, ठीक है, एक होता है ग्लोबुलर फॉर्म, ठीक है। तो फाइब्रस का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कोलेजन हुआ, सिल्क हुआ और केराटिन हुआ, ये सब फाइब्रस। इसका एग्जांपल जो है सिल्क, केराटिन और इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, और इसका है अल्फा इम्यूनोग्लोबिन और बीटा इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। ये इनके 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म करता है कि तो ये होता है प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है मोर स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब नेचुरल फॉर्म में ऐसे ही प्रोटीन पाए जाते हैं जो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इनके पीछे का रीज़न क्या है मोर स्टेबल होने के, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और आयनिक इंटरेक्शन भी रखते हैं। जो इनके बीच का बॉन्ड है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा है आयनिक इंटरेक्शन, और तीसरा जो है वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा। वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा लगाता है। और चौथा हो जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इनके वजह से इनका जो स्टेबल होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D फॉर्म प्लस स्टेबल होता है, ठीक है। 3D फॉर्म होता है और स्टेबल फॉर्म में भी होता है, जो नेचुरली में ये ऐसे ही पाए जाते हैं। मतलब नेचुरल में जितने भी प्रोटीन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, वो इस फॉर्म में ही पाए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वार्टरनरी, ठीक है।
तो क्वाटर्नरी का एग्जाम्पल होता है, मतलब कि इसके बाद आता है क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी एग्जाम्पल, तो क्वाटर्नरी एग्जाम्पल जो होता है असेंबलाइज होता है। असेंबलाइज होता है, और किसका असेंबलाइज हो जाता है, तो 2 or more, मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सब यूनिट से होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सब यूनिट। अब सब यूनिट किसका, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो जुड़े हुए हो रहते हैं, ठीक है, जिनको प्रोटोमर्स भी कहते हैं, तो उनको ही हम लोग सब यूनिट नाम देते हैं। मतलब क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अमीनो एसिड जुड़े हैं तो उन्हें हम सब यूनिट कहते हैं, और इन्हीं सब यूनिट को हम लोग प्रोटोमर भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, एक दूसरे से अगर अटैच है तो उसको सब यूनिट भी कहते हैं या प्रोटोमर कहते हैं। और इन्हीं सभी सब यूनिट का, ठीक है, इन सब यूनिटों को इन्हीं सब यूनिटों को जो है कि कम से कम 4, इन्हीं सभी यूनिटों के 4 संख्या, मतलब 4 नंबर में अवेलेबल हो। 4 नंबर का मतलब क्या, अगर 4 सब सेट, चार सब यूनिट, अब है क्वाटर्नरी एग्जाम्पल। क्वाटर्नरी, अब है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो हैं सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक अगर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग सब यूनिट नाम देते हैं, सब। और इसी सब यूनिट को हम लोग प्रोटोमर भी कहते हैं। इन सब यूनिटों को प्रोटोमर भी कहते हैं। और इनकी संख्या अगर ये, मतलब ये 4 नंबर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब अर्थात ये कि ये 4 संख्याओं में इनकी है, ठीक है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि ये जो है, मतलब यहाँ पर तो है 4 सब यूनिट, ठीक है, किसका है, तो इनका है, मतलब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो बने हुए हैं सब यूनिट, उनके 4 संख्या जुड़ती हैं, तो वो क्वाटर्नरी एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो इनके बीच जो बॉन्ड लगे होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो अवेलेबल होते हैं इनके बीच, जो है हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये लगा होता है। और उसके बाद वांडर वाल्स, तो इन तीनों बॉन्ड के द्वारा जो इनका फॉर्मेशन होता है तो वो क्वाटर्नरी एग्जाम्पल होता है। ठीक है, देखना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि जो आपका स्ट्रक्चर बना था टर्शियरी का, ठीक है, तो कुछ वैसा ही बनता है टर्शियरी। इसमें ध्यान देंगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और टर्शियरी वाले का स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये है आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी प्रोटीन डिटेल में समझ में आ गई होगी। इनमें अगर कहीं भी डाउट रहेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।